हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? बच्चों कैसे हो? वेलकम टू एमवाइब। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आपके लिए कंसेप्ट कैप्सूल्स की एक सीरीज़ लेके आया हूँ जो कि बहुत शानदार सीरीज़ है। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि हमारा जो करंट टॉपिक्स हैं वो तो अभी इनिशियल चल रहे हैं, बट कुछ बच्चों की डिमांड है कि जो ऑनगोइंग उनके स्कूल्स में चल रहे हैं वहाँ पर डिफरेंट टॉपिक हैं, उनको वो समझ में नहीं आते हैं, तो इसलिए हमने बीच से कुछ टॉपिक्स को स्टार्ट किया है। ओके और इसमें हम मोस्टली जो है कंसेप्ट समझ रहे हैं। कंसेप्ट कैप्सूल्स मतलब छोटे छोटे पार्ट में हम अपने कंसेप्ट्स को समझेंगे। इसमें ऑलरेडी मैंने कुछ सेशन ले लिए हैं जिसमें इलास्टिक बिहेवियर, स्ट्रेस, स्ट्रेन, हुक्स लॉ ये सब पढ़ दिया है, और आज उसके बाद कुछ स्ट्रेस स्ट्रेन कर पढ़ेंगे। यहाँ पर हम बहुत बेसिक बातें करते हैं, अपने कंसेप्ट को स्ट्रांगली समझते हैं। आई बात समझ में? तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप न्यू हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है अपने कंसेप्ट को समझने के लिए, दैट इज़ अ वेरी गुड वे टू लर्न द कंसेप्ट्स। क्यों? क्योंकि जहाँ इतने लंबे सेशन नहीं हैं, छोटे हैं, प्रिसाइज हैं, टू द पॉइंट है। ओके, स्टार्ट करते हैं। बच्चों, अब मैं स्टार्ट करें इसको तो सिंपल सी बात है, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ से स्टार्ट करेंगे। ओके, देखिए बहुत सिंपल सी बात है। आप स्ट्रेस पढ़ चुके हैं, आप स्ट्रेन पढ़ चुके हैं। अगर आपको पता है कि स्ट्रेस क्या होता है, आप किसी भी बॉडी पे कोई फोर्स लगाते हैं, अगर इस बॉडी पे आप फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी एलोंगेट होगी। उससे क्या होगा, इसके इंटरनल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो हैं वो एलोंगेट होंगे, वो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स लगाएंगे, मतलब एक बैकवर्ड फोर्स लगाएंगे। जो आपने एक्सटर्नल लगाया है उसके अपोजिट एक बैकवर्ड फोर्स लगेगा, और उस फोर्स को अगर आप डिवाइड कर दें विद द एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मटेरियल, अगर आप इसको ऐसे स्ट्रेच कर रहे हैं तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड कर दें तो ये बनेगा स्ट्रेस। स्ट्रेस आप ये जानते हैं, इसका सेशन में ले चुका हूं। ओके, अब स्ट्रेन भी आप जानते हैं कि स्ट्रेन क्या होगा। स्ट्रेन बेसिकली जो चेंज इन लेंथ हुआ है अपॉन ओरिजिनल लेंथ, मतलब फोर्स लगाने की वजह से, आपके एक्सटर्नल फोर्स लगाने की वजह से कुछ लेंथ में चेंज आएगा, दैट इज डेल्टा एल बाय एल। अगर मैं अब इन दोनों के ग्राफ को प्लॉट करूं, बेसिकली आपके पास फोर्स है, आप फोर्स डालते रहिए, इस वैल्यू को कैलकुलेट करते रहिए, और लेंथ कितनी आती है उसको मेज़र करते रहिए। जितनी लेंथ बढ़ती जाएगी उसको मेज़र करते रहिए, और दोनों की वैल्यूज़ को प्लॉट करें। अगर प्लॉट करें तो आपको दिखेगा कि पहला पॉइंट ए, बी, फिर सी, तो ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। आपको ये समझ में आएगा कि यस, ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हुई है, मतलब स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन। तो कहीं ना कहीं ये इक्वेशन क्या बनी आपकी, y इज इक्वल टू एम एक्स, और कह सकते हैं स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। आप जानते हैं हुक्स लॉ, आपको ये पता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन जो होता है, इट इज गिवन बाय द हुक्स लॉ, एंड अप टू वेयर, अप टू ओनली इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट मतलब जहां तक ये स्ट्रेट लाइन जा रही है बस वहां तक, कि ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट y इज इक्वल टू एम एक्स, ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन के लिए ही वैलिड है। और इलास्टिक लिमिट का मतलब बेसिकली आपका कि आपने उससे, मटेरियल से फोर्स हटाया, वो अपनी पोजीशन पे वापस आ गया। आई बस में, तो वो लिमिट तक अगर ये है तो यहां पर कांस्टेंट आ गया y स्ट्रेन। तो बेसिकली स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का जो रेशियो आया दैट इज y। सिंपल सी बात है, मतलब स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का रेशियो क्या है आपका, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इस तरीके से अगर आप प्लॉट करते हैं तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, कहां तक, अप टू इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट तक। इसमें थोड़ा सा वेरिएशन होगा, मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि इलास्टिक लिमिट और प्रोपोर्शनल लिमिट एक दो चीज़ें होती हैं, इससे
यहाँ पर अगर इलास्टिक है तो आगे हल्का सा कर्व आता है जहाँ तक वो इलास्टिक लिमिट होती है। ये मैं डिस्कस करूँगा अभी ये समझ लीजिए, अगर समझ लो कि सिर्फ स्ट्रेट लाइन बिहेवियर है तो अप टू इलास्टिक लिमिट ये इक्वेशन वैलिड करेगी। अब इसमें अगर और चीज़ देखना चाहें, आप बोलो कि सर ये कुछ रेशियो क्या रिप्रेजेंट करेगा इस कर्व में, ये रेशियो बच्चा बेसिकली स्लोप रिप्रेजेंट करेगा। स्लोप tan थीटा इज इक्वल टू y। क्यों? मान लो कि आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। अब देखिए यहां से यहां तक क्या हुआ, एक कोई स्ट्रेस है, कोई भी स्ट्रेस इतनी है, और ये स्ट्रेन है, ये एंगल थीटा है। अगर मैं tan थीटा लिखना चाहूं बच्चा, तो इस ट्रायंगल के लिए tan थीटा क्या होगा? स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। मतलब tan थीटा क्या है? स्लोप आपका। tan थीटा क्या है? स्ट्रेट लाइन का स्लोप। और स्ट्रेट लाइन का स्लोप तो वैसे भी कांस्टेंट रहता है, मतलब थ्रू आउट ये जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब ये रेशियो जो है वो कांस्टेंट रहेगा। और इस स्लोप की वैल्यू कितनी आएगी? ये आएगी y के बराबर, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बराबर। मतलब आप स्लोप निकाल लो तो आप बोलोगे सर मैंने क्या निकाल लिया? यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकाल लिया। आई बात समझ में? कोई दिक्कत इसमें? बहुत शानदार और सिंपल वे, बहुत शानदार और सिंपल वे। कुछ नहीं, स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व है, इस फोर्स डालते जाइए और वैल्यूज को प्लॉट करते जाइए, आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी मटेरियल में। उस मटेरियल की एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी कहाँ तक? इलास्टिक लिमिट तक। उसमें क्या होगा? स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा। इनका रेशियो क्या होगा? यंग मॉडुलस होगा। रेशियो कैसे डिफाइन होगा? tan थीटा से डिफाइन होगा। ओके अगर फिर वही बात यहाँ पर वही चीज डिस्कस की जो मैंने आपको बताया अभी। स्लोप क्या है? डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई यहाँ पर स्ट्रेस है और डेल्टा एक्स स्ट्रेन है, तो स्लोप की वैल्यू वाई आई, यंग मॉडुलस आया, स्लोप ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। कहने का मतलब ग्रेटर द यंग मॉडुलस ग्रेटर द मटेरियल इलास्टिसिटी। सुनिएगा, इलास्टिसिटी ज्यादा, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, इसका मतलब कि उसका इलास्टिसिटी ज्यादा है। अगर किसी का स्लोप भी ज्यादा है, एक लाइन ये, एक लाइन ये, इसका स्लोप और इसका स्लोप किसका ज्यादा है? फर्स्ट वाली का ज्यादा है। जिसका स्लोप ज्यादा, स्लोप मतलब यंग मॉडुलस ज्यादा, यंग मॉडुलस ज्यादा मतलब इलास्टिसिटी ज्यादा। अगर इलास्टिसिटी को आप समझे तो क्या है? कितने स्पीड से, देखो बॉडी का डिफॉर्म होके रिगेन होना, आई बात समझ में? यह आपने पढ़ा कि इलास्टिक बिहेवियर है, बॉडी का डिफॉर्म होके वापिस आना इलास्टिक बिहेवियर है। पर एक्चुअल में ये नहीं है। एक्चुअल में क्या है? कितनी स्पीड से बॉडी वापिस आ रही है, उसका रेट क्या है। आई बात समझ में? मतलब आप स्टील और रबर को देखें, स्टील और रबर को देखें तो आप बोलोगे सर स्टील तो स्ट्रेच ही नहीं होता है, हल्का सा स्ट्रेच होता है, बट रबर को कितना भी कर लो तो जितना करने के बाद वो वापस अपनी पोजीशन पर आता है। पर बच्चा ज़्यादा एलोंगेशन होना और फिर वापस अपनी फॉर्म में आना, या फिर किस रफ्तार से, मतलब स्टील में आपका जो रेट है रिगेन का वो बहुत ज़्यादा है, तो उसका इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। या फिर ये कह सकते हैं कि आप जानते हैं इलास्टिसिटी को मैंने पिछली क्लास में डिफाइन किया था, आप अगर थोड़ा ध्यान दें तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बेसिकली क्या होता है? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस इज एफ बाय डेल्टा एल बाय एल। आई बस में तो कहीं ना कहीं y इज प्रोपोर्शनल टू f बाय डेल्टा एल। मतलब अगर आपको ज्यादा फोर्स लग रहा है फॉर अ स्मॉलर चेंज, छोटे चेंज के लिए ज्यादा फोर्स लग रहा है
इलास्टिक लिमिट तक, तो उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। आई बात समझ? या तो फिर आप इस तरीके से इसको समझिए, मतलब अब रबड़ है, रबड़ में छोटा ही फोर्स चाहिए बड़े एलोंगेशन के लिए, तो वो अपनी डिफॉर्मेशन को रिगेन तो कर ले रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर वो ज़्यादा इलास्टिसिटी उसकी ज़्यादा नहीं है। आई बात में? स्टील जो है वो ज़्यादा इलास्टिक होगा। कैसे? क्योंकि स्टील में आपको सेम एलोंगेशन के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए। ज़्यादा फोर्स चाहिए मतलब उसका वाई ज़्यादा होगा। जब वाई ज़्यादा होगा इसका मतलब उसकी जो वापिस आने का रेट है वो बहुत ज़्यादा होगा। आई बात समझ में? इस तरीके से इन चीज़ों को समझा जाता है। तो कन्फ्यूज़न रबर और स्टील में बहुत होता है, जिसका क्वेश्चन हम देखेंगे। तो आप समझ चुके हैं कि स्टील की इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है देन रबर की। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिएगा, पढ़िएगा इसको। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिएगा। आ जाओ। अब ये कंसेप्ट आप पढ़ चुके हैं। आपके पास वो दो लाइन दे रहा है, स्ट्रेट लाइन है, अप टू इलास्टिक लिमिट तक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रेट लाइन शो कर रहे हैं तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब इलास्टिक हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे पूछ रहा है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसकी ज़्यादा होगी? वाई ए किसका ज़्यादा होगा? और आप जानते हैं कि वाई जो होता है दैट इज द स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। आपको ये चीज पता है कि वाई तो स्लोप होता है। अगर मैं स्लोप देखना चाहूं तो स्लोप क्या होता है? टेन थीटा होता है। मतलब जिसका थीटा ज्यादा उसका टेन थीटा भी ज्यादा, और जिसका टेन थीटा ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा, और जिसका स्लोप ज्यादा उसका वाई ज्यादा। सिंपल सी बात है। अब ये थीटा ए, ये थीटा बी। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि थीटा ए जो है बड़ा है थीटा बी से, टेन थीटा ए जो होगा बड़ा होगा टेन थीटा बी से। इसका मतलब वाई ए जो है वो बड़ा होगा वाई बी से। तो रॉड ए इज मोर इलास्टिक देन द रॉड बी। वाई इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वाई इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्लियर? क्लियर, किसी को कोई दिक्कत यहां पर नहीं होनी चाहिए। वेट देखिएगा, इसमें दो आंसर है हमारे, बेसिकली दो आंसर है। अगर आप ऑप्शन पूरा पढ़ते तो आपको समझ में आता कि दो आंसर है, कि एक तो रॉड ए इज मोर इलास्टिक देन रॉड बी। अब नीचे तो आओ थोड़ा सा, अब नीचे देखोगे तो वाई ए और वाई बी में भी रिलेशन दिया है, मतलब सेम ही बात बोल रहा है मेरे बच्चे, मेरे लाल सेम बात बोल रहा है। आई बस में? तो क्वेश्चन पूरा पढ़े तो आपके दो आंसर हैं, क्योंकि सिर्फ इस पे मत जाओ, नीचे ऑप्शन आओ तो वो सेम चीज आपको फिर से रेप्लिका कर रहा है, वाई ए इज ग्रेटर देन वाई बी, जो कि हम देख चुके हैं। आई बात समझ में? अब इसमें से जानिएगा, अब नेक्स्ट क्या है? यील्ड स्ट्रेंथ। सुनिएगा, सुनिएगा, यील्ड स्ट्रेंथ। पहले ये समझिए, यील्डिंग, यील्डिंग का मतलब होता है कुछ परमानेंट चेंज होना। आई बस में? मतलब जहां पर मटेरियल को बोलते हैं मटेरियल यील्ड हो चुका है, मतलब वहां पर मटेरियल परमानेंट चेंज हो चुका है, उसकी डायमेंशन जो है, कॉन्फ़िगरेशन जो है परमानेंट चेंज हो गया है। आपने मेरी पुरानी क्लास देखी होगी तो मैंने बोला था कि मटेरियल इलास्टिक लिमिट तक तो अपनी जो डायमेंशंस हैं उनको रिगेन कर लेता है, पर इलास्टिक के बाद भी अगर फोर्स लगाते हो मटेरियल पे तो वो एंटर करता है प्लास्टिक रीजन में। प्लास्टिक का मतलब कि परमानेंट डिफॉर्मेशन की रीजन में। आई बात में? तो यहां से वो कर्व को समझिएगा। कर्व के अकॉर्डिंग क्या समझे कि पहले तो आपका एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन,
उसके बाद मैंने क्या बोला था आपको कि जो हुक्स लॉ है, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये हुक्स लॉ है। हम ये पढ़ते हैं कि इट इज वैलिड फॉर द इलास्टिक लिमिट। पर बच्चा होता क्या है, मटेरियल का लीनियर बिहेव करना और मटेरियल का वापस रिगेन करना अपनी शेप को, दोनों में अंतर है। आई बस में अगर मैं यहां पर देखूं, अगर मैं ये देखूं तो ये आपकी लीनियर है, पर इसके बाद हल्का सा कर्व है, पर यहां तक मटेरियल की इलास्टिक लिमिट है। मतलब ये वाले पॉइंट जो है वो प्रोपोर्शनल लिमिट है, उसको प्रोपोर्शनल लिमिट बोलते हैं। प्रोपोर्शनल लिमिट का मतलब जहां पर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। बेसिकली ये हुक्स लॉ है, और हुक्स लॉ बेसिकली यहां तक वैलिड है, प्रोपोर्शनल लिमिट तक। बेसिकली क्या है बच्चा, कुछ मटेरियल जो है ये दोनों पॉइंट सेम हो जाते हैं। आई बात समझ में, ये वाला बीच का पोर्शन नहीं होता है किन्हीं मटेरियल्स में, क्योंकि मटेरियल्स आपके पास डिफरेंट मटेरियल्स हैं, डिफरेंट मटेरियल्स का बिहेवियर डिफरेंट होता है। आई बात समझ में, तो कुछ मटेरियल जो है हल्का सा आपको कर्व नेचर भी देंगे, पर कर्व नेचर का मतलब ये नहीं है कि मटेरियल आपका रिगेन नहीं कर रहा, मटेरियल रिगेन कर रहा है, मटेरियल अपनी शेप में वापस आ रहा है, पर स्ट्रेट लाइन नहीं है। ये दोनों प्रोपोर्शनल नहीं है वहां पर, क्योंकि अगर प्रोपोर्शनल होते तो स्ट्रेट लाइन ही होता। तो क्या हुआ, ये तो रही प्रोपोर्शनल लिमिट, यहां तक तो ऑफ कोर्स ही बात है, प्रोपोर्शनल लिमिट भी इलास्टिक लिमिट के अंदर ही है, तो यहां पर भी मटेरियल अपनी वापस शेप में आएगा, उसके ऊपर इलास्टिक लिमिट तक भी मटेरियल अपनी शेप में आएगा। पर इस लिमिट के अगर बाद जाओगे, ये एक लिमिट है इलास्टिक लिमिट, इसके बाद अगर मटेरियल को आपने स्ट्रेस दी, सिग्मा क्या है, स्ट्रेस, इस मटेरियल को आपने इसके बाद भी स्ट्रेस दी, तो वो अपनी वापिस पोजीशन में नहीं आ पाएगा, उसका परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा। तो ये है आपकी यील्ड स्ट्रेस, मतलब मटेरियल की स्ट्रेंथ, ताकि वो अपनी वापिस पोजीशन में आ जाए, उसकी इलास्टिक स्ट्रेंथ जो है वो ये है मटेरियल की। अब आप मटेरियल पे फोर्स लगाओ, इतने स्ट्रेस तक फोर्स लगाओगे तो चलेगा, यहां तक मटेरियल वापस आएगा, पर इसके बाद मटेरियल वापस नहीं आएगा। तो आपको प्रोपोर्शनल इलास्टिक से कंफ्यूज नहीं होना है, बात समझ में आई आपको, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। मैक्सिमम जगह एक ही चीज दी होती है, या तो इलास्टिक या तो प्रोपोर्शनल, दोनों पास पास होते हैं। इसलिए कहीं पर अगर दोनों चीज दी है, कोई आपसे पूछे हुक्स लॉ कहाँ वैलिड है, तो वहां पर प्रोपोर्शनल लिमिट आप बोलेंगे, अगर दोनों चीज दी है तो। अब क्या होता है, अगर आप इस यील्ड लिमिट या इलास्टिक लिमिट से आगे स्ट्रेस करें, मटेरियल को स्ट्रेस करें, तो आपकी स्ट्रेस बढ़ती है, मतलब स्ट्रेन, जैसे जैसे आप स्ट्रेन बढ़ा रहे हैं, मतलब आप फोर्स लगा रहे हैं, उसका लेंथ बढ़ रहा है, स्ट्रेन बढ़ रहा है, वैसे वैसे स्ट्रेस बढ़ रही है। और स्ट्रेस बढ़ते बढ़ते बच्चा कहाँ पर आती है, अपनी मैक्सिमम लिमिट तक, अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक आती है। मतलब इस पॉइंट तक आएगा जहां पर स्ट्रेस जो होगी वो मैक्सिमम होगी मटेरियल पे, मतलब मटेरियल इतना ही झेल पाएगा। अब इसके बाद वो टूट जाएगा। आई पसंद में, यहां के बाद तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है, प्लास्टिक मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन। अब आप खींच रहे हैं, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो रहा है, अरे तो खींचते रहेंगे, कहीं ना जाके तो मटेरियल टूटेगा ना। ये वो मैक्सिमम लिमिट है डी, जिसके बाद टूट जाएगा, मतलब ये उसकी मैक्सिमम अल्टीमेट लिमिट है, किसकी, मटेरियल के ब्रेक होने की, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब इसके बाद क्या होता है कि मटेरियल में क्रैक आने स्टार्ट हो जाते हैं। अब मटेरियल में क्रैक आए तो वो फिर स्ट्रेस जरूरी नहीं कि वो मैक्सिमम में ही टूटेगा, वो कम में भी टूटेगा।
यहाँ पर F पे वो फ्रैक्चर कर जाएगा। बात समझिए, आपको आपने D तक खींचा, मैक्सिमम लिमिट तक खींचा, अब उस पर क्रैक आ गए, अब आपने मैक्सिमम फोर्स लगा रखा है, तो जरूरी थोड़ी उस पर उससे कम वाले पे भी टूट जाएगा अब तो, क्योंकि क्रैक्स जनरेट हो चुके हैं, क्योंकि जनरेशन ऑफ क्रैक हो चुका है। अब जनरेशन ऑफ क्रैक हो चुका है तो जरूरी नहीं कि आप इतनी ही फोर्स उस पर रखें, अब तो कम पे भी टूटेगा, तो इसलिए नीचे आके वो टूट जाएगा। उसको बोलते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। ओके, यहां पर मटेरियल ब्रेक कर जाता है। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल चीजें हैं, बहुत क्लियर चीजें हैं। तो ऐसे मटेरियल बिहेव करेगा। मटेरियल बिहेव करेगा, बेसिकली आप मटेरियल को खींच रहे हैं तो कहीं ना कहीं मटेरियल की प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं। आई बात समझ में? अच्छा, अब मटेरियल की बात की जाए, अगर मैं मटेरियल को डिफाइन करना चाहूँ तो दो टाइप के मटेरियल को डिफाइन कर सकता हूँ, डक्टाइल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल। आप नाम जानते हैं कि डक्टाइल, डक्टिलिटी किसी की अच्छी होती है, मतलब मटेरियल स्ट्रेच हो सकता है, मतलब उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो सकता है, वो डक्टाइल मटेरियल है। सॉलिड मटेरियल दैट कैन अंडरगो सब्सटेंशियली प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, जिसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा, मतलब मटेरियल कहीं ना कहीं इस रेंज में आएगा, मटेरियल कहीं ना कहीं बच्चा इस रेंज में आएगा, यहां से इस रेंज में मटेरियल आएगा जहां पर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा। ओके, अब ऐसे मटेरियल होगा तो उस पर एक डी पॉइंट भी आएगा अल्टीमेट, फिर उसका फ्रैक्चर पॉइंट भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ मटेरियल होता है ब्रिटल, ब्रिटल मतलब कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं। ग्लास सबसे बेहतरीन एग्जांपल, कास्ट आयरन, बच्चा ये परमानेंट डिफॉर्मेशन देता ही नहीं, कभी देखा ग्लास को स्ट्रेच करते हुए? जैसे ही उस पर कुछ लगा वो ब्रेक कर जाता है, जैसे ही उस पर कुछ चीज लगी या आपने कुछ पत्थर मारा किसी गिलास पे, वो ब्रेक कर जाता है। क्यों? क्योंकि वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में आता ही नहीं है, परमानेंट डिफॉर्मेशन उसमें होता ही नहीं है, वो सीधा टूटता है। मतलब सॉलिड मटेरियल दैट एग्जिबिट नेग्लिजिबल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा ही नहीं, वहां पर एफ एंड डी पास पास होंगे। क्यों? क्योंकि देखो मटेरियल में इलास्टिक लिमिट तो होती ही है, मतलब हर किसी की इलास्टिक तो होगी। मान लिया यहाँ पर इलास्टिक लिमिट है, इलास्टिक लिमिट तक मटेरियल वो फोर्स झेल रहा है, पर जैसे ही इलास्टिक क्रॉस करा यहीं पर ही वो ब्रेक कर गया, यहीं पर वही वो ब्रेक कर गया, क्योंकि उसमें आगे कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन होना ही नहीं है, उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन होना ही नहीं है बच्चा। अब कुछ नेक्स्ट इलास्टोमर मटेरियल भी होते हैं, जैसे रबर हमारे, ऑर्टा हमारे, तो ये सारे इलास्टोमर्स हैं। इलास्टोमर्स मतलब क्या हुए? जिनको आप स्ट्रेच कर सकते हैं, जिनको आप अच्छा खासा स्ट्रेच कर सकते हैं, पर वहां पर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व लीनियर नहीं होता है। बात समझ में आई? हुक्स लॉ वैलिड नहीं होगा यहाँ पर, मतलब मटेरियल स्ट्रेस तो होगा, आप स्ट्रेस लगाओगे स्ट्रेच होगा, स्ट्रेन होगा, पर मटेरियल का बिहेवियर लीनियर नहीं है, लीनियर नहीं है। तो वेल डिफाइंड प्लास्टिक रीजन होता है, हुक्स लॉ बहुत ही छोटा होता है, कहीं यहाँ पर अगर स्ट्रेट लाइन हो रहा होगा तो होगा, कहीं होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होता है। ओके, आपका रबर एक एग्जांपल इसका है। बात समझ में आई? तो इस तरह के इलास्टोमर्स हमारे होते हैं। सो बच्चों, ये रही आपकी समरी। तो आज हमने पढ़ा क्या? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिकली क्या होता है कि जितने भी मटेरियल्स आपके पास हैं, स्टील हो गया, आयरन हो गया, जितने हो गए, उन सबको फोर्स लगाया जाता है, स्ट्रेन मेजर कराया जाता है, और कहाँ पर वो यील्डिंग होगा, कहाँ पर उसकी इलास्टिक लिमिट आएगी, कहाँ पर यील्डिंग आएगी, कहीं पर अल्टीमेट आएगी, कहीं पर वो ब्रेक करेगा, ये सब नोट किया जाता है। और तब जाके आपको मटेरियल दिया जाता है, बोलते हैं कि इसकी ये लिमिट है, इसकी स्ट्रेंथ इतनी है, इसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ इतनी है, इसकी यील्ड स्ट्रेंथ इतनी है, इसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इतनी है, वो वहाँ से डिफाइन की जाती है। तो हर मटेरियल इस प्रोसेस के थ्रू जाता है, उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व डायग्राम बनाया जाता है। आई बात समझ में? ये बात समझ में आई सबको?
तो इस तरीके से मटेरियल हमारे डिफाइन किए जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेंथ ऑल्सो। फिर उन्हीं मटेरियल को डक्टाइल हो गया, ब्रिटल हो गया, उसमें भी मतलब क्लासिफिकेशन करते हैं। आपकी स्क्रीन पे वन क्वेश्चन है, बच्चा क्वेश्चन पढ़ो, फिर इसको करते हैं। ओके, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग इलास्टिसिटी एंड यंग मॉडुलस ऑफ स्टील एंड रबर। आप सब जानते हैं कि रबर बॉल इज मोर इलास्टिक, स्टील बॉल इज मोर इलास्टिक। मैंने डिस्कस कर चुका हूँ कि स्टील बॉल इज मोर इलास्टिक, यंग मॉडुलस ऑफ स्टील बॉल इज मोर। यस, दो ऑप्शन वही चीज है, सेम चीज। पॉइंट आफ्टर विच द बॉडी शोज इट्स प्लास्टिक नेचर। अदर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ओके, पॉइंट आफ्टर विच द बॉडी शोज इट्स प्लास्टिक नेचर। ऑफ कोर्स ये बात है, कहाँ से प्लास्टिक? यील्ड पॉइंट के बाद जाओगे तो प्लास्टिक होगा। प्रोपोर्शनल लिमिट नहीं, प्रोपोर्शनल के बाद इलास्टिक लिमिट भी आती है। अगर उसने वो दी है, इलास्टिक मतलब यील्ड लिमिट दी है, तो वहां पर आपका यही आंसर होगा। ओके बच्चों, सो बच्चों जिन लोगों ने अभी तक हमारी ऐप को इंस्टॉल डाउनलोड नहीं किया है, वो ऐप खोलें, लॉगिन करें। यहाँ से लॉगिन करने के बाद जाके हमारी ऐप को एक्सप्लोर करें। इसमें आप होम पे जाएं और हमारी लैम्बाइब की लाइव क्लासेस को अटेंड कीजिए। आप डिफरेंट सेगमेंट को ज्वाइन कीजिए, चाहे जेई हो, चाहे मेडिकल का, नीट हो, कुछ भी हो, सीबीएसई के बोर्ड हो, डिफरेंट आप तैयारी कर सकते हैं। ओके, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और बच्चों, एम्बाइब की लेंस अगर अभी तक आपने नहीं किए तो कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है। आपको पढ़ते वक्त 3D मॉडल्स, एनिमेशंस देखने हो तो इससे बेहतरीन कुछ नहीं है। बस आपको स्कैन करना है, स्कैन करके आपकी स्क्रीन पे आएंगे और उनसे आप पढ़ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सकते हैं। आई बात समझ में बच्चा? तो बच्चों सेशन में मुझे लगता है आप सीख रहे होंगे। कंसेप्ट कैप्सूल सेशन आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहे होंगे और जितने लोगों को प्रॉब्लम इस टॉपिक में आ रही होगी वो क्लियर हो रही होगी। तो ऐसे ही हमारे सेशन के साथ बने रहो। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच। Keep imbibing. We believe in you.